नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कचरे और गोबर से गैस उत्पादन की रफ्तार में आएगी तेजी। कैबिनेट से करीब 24,000 करोड़ रुपए की गोबर्धन स्कीम को मंजूरी। डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्ज से जुड़ा बिल लोकसभा से पास। बड़े डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लगाने का रास्ता साफ। विदेशी पूंजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एमबीएफसी घोषित किया। टाटा सन्स ने डी रजिस्ट्रेशन आवेदन की जांच जारी। आरबीआई की अपर लेयर एनबीएफसीज में आरईसी, पीएफसी समेत 17 कंपनियां शामिल। बैंक बिल्डर के बीच अनैतिक गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैंकों को निर्देश। अधिकारियों की पहचान करके एक्शन लेने की मंजूरी देने को कहा। सीबीआई को भी जांच में तेजी लाने के निर्देश। बाजार में दवा लॉन्च करने के लिए फर्जी सर्वे और आंकड़ों का हवाला देना पड़ेगा भारी। ऐसी कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। सरकार का कड़ा फैसला। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार हल्की बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। डिफेंस, बैंकिंग, तेल गैस शेयरों में खरीदारी। रियल्टी, ऑटो, मिडल इंडेक्स गिरावट पर बंद। पत्रकार तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। 13 साल पहले के रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। सरेंडर के लिए 2 हफ्ते का दिया समय। कचरा हो या फिर गोबर, अब इससे गैस उत्पादन की रफ्तार में तेजी आएगी, क्योंकि आज कैबिनेट ने करीब 24,000 करोड़ रुपए की गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने और क्या फैसले लिए हैं, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है बड़े फैसले? देखिए, दरअसल पिछले जब से ईरान और यूएस के बीच में युद्ध छिड़ा है, तब से लगातार इस बात की चिंता सताई जा रही थी या फिर इस बात की रणनीति बन रही थी कैसे हम लोग सीएनजी के मामले में, पीएनजी के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में कैसे हम आत्मनिर्भर हों या फिर इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए। तो उसकी तरफ आज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है और गोबर्धन स्कीम को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये जो गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी गई, इस पर सरकार 23,731 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ये जो गोबर्धन स्कीम है, दरअसल ये अंग्रेजी के शब्द का शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इसमें गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन इसमें है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो जानवरों के गोबर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो कृषि क्षेत्र के जो वेस्ट होते हैं, कचरा होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके गैस बनाया जाएगा और गैस बना करके उसे बेचा जाएगा। इस पे सरकार 2 करोड़ रुपए प्रति टन प्रतिदिन के हिसाब से इंसेंटिव यहाँ पे देगी। क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। गोबर गैस के जो भी प्लांट लगाए जाएंगे, उस प्लांट पे सरकार मशीनरी पे कैपिटल सब्सिडी देगी और इसके जरिए सरकार की कोशिश होगी कि गैस का उत्पादन वहाँ से हो। और वो जो गैस का उत्पादन होगा, ऐसे तो उत्पादन बहुत सालों चला आ रहा था, दिक्कत ये थी कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, तो सरकार खरीदने की गारंटी देगी। एक प्राइस तय कर देगी, उसी प्राइस पे खरीदा जाएगा, इस बात की गारंटी देगी। और इसके तहत जो सरकार का लक्ष्य है, 10 साल में नेशनल जीडीपी में 75,000 करोड़ रुपए का योगदान होगा। इतने ही पीरियड में कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया जाएगा और 10 साल में 250 एमएमटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ना सिर्फ गैस के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी उत्पादन यहाँ पे बढ़ेगा। इस स्कीम के ये लक्ष्य रखेगा और जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। चलिए, तो लक्ष्मण जी बने रहिए। आपकी एक और खबर बता दें दर्शकों को। डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्ज से जुड़ा बिल आज लोकसभा से पास हो गया। इसके साथ ही बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने का रास्ता साफ हो गया। दूसरे बिल भी पारित हुए हैं, जिनमें विदेशी पूंजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम शामिल हैं। पूरी खबर जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं लक्ष्मण राय के पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला पोर्शन जो है वो बताइए, क्या अब डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगा होने वाला है?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इसलिए सवाल आपके मन में सबसे पहले आया। सिर्फ आप नहीं, आप जैसे कई लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि हम जो छोटे-मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे दूध खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, तुरंत पेटीएम कर दिए या फिर यूपीआई कर दिए, तो क्या उस पर सरकार चार्ज लगाएगी क्या? तो मुझे लगता है कि नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि लोकसभा में इससे जुड़ा हुआ बिल ज़रूर पास हुआ है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और इसमें क्या किया गया है कि सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज के नियम में बदलाव किया है और सरकार ने अब यह रास्ता खोल दिया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया जाए। लेकिन इसका मतलब एक कतई नहीं है कि हर छोटे मोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। जो बातचीत हुई उससे जो सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे सरकार उस पर चार्ज लगा सकती है। वो भी चार्ज बहुत छोटे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 10,000 रुपये का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 25 रुपये चार्ज के तौर पर देने पड़ेंगे। अगर 1,000 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं तो मुश्किल से कुछ पैसे ट्रांजैक्शन के चार्ज के तौर पर देने पड़ेगा, एमडीआर चार्ज के तौर पर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी कीमत उसमें जुड़ी हुई होती है। तो ये सीमा क्या होगी, कौन कौन से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, ये बिल अभी पारित हुआ है। संसद से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक, एनपीसीआई सब एक गाइडलाइन जारी करेंगे, फिर ये तय होगा। लेकिन इस बिल में इस प्रावधान ये किया गया खास बात कि सरकार एक लिस्ट बना देगी कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसमें आप कोई पैसा नहीं लेंगे। तो वो लिस्ट जो होगा उस पर छूट रहेगी, जो लिस्ट के बाहर होगा उस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चार्ज यहाँ पर लगेगा, जिसको आज लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दी है। ये बताइए लक्ष्मण जी कि इसके अलावे और क्या खास चीज़ें हैं जिनको लेकर बिल आज लोकसभा से पास हुआ है? देखिए, आज जो डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बिल पास हुआ है, उस बिल जिस ग्रुप पे पास उसमें 3 अलग अलग बिल थे। एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला था जिसकी डिटेल आपको बताई, 2 और बिल पास हुए। उसमें खास तौर से प्रावधान ये किया गया है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, ग्लोबल कैपिटल भारत में आए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। ये जो टैक्सेशन अदर लॉज अमेंडमेंट है उसमें ये 3 चीज़ हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर को जो फंड मैनेजर होते हैं, ग्लोबल फंड मैनेजर, वो भारत में पैसा लाएंगे तो उस पर टैक्स वैक्स का झंझट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, उसको भारत में कारोबार नहीं माना जाएगा। तो इससे विदेशी पूंजी लाने का रास्ता साफ हो रहा है। जो यहाँ पे बाहर की कंपनियां, जैसे एप्पल जैसी कंपनियां यहाँ की कंपनियों के साथ करार करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि आप मेरे लिए प्रोडक्ट बनाइए, तो यहाँ भी टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया। जो डेटा सेंटर दुनिया के देशों की कंपनियां बनाती हैं भारत में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे देती हैं, लीज पे देती हैं, तो लीज वाला मॉडल अब स्वीकार होगा। ऐसा नहीं कि ऑनरशिप ही होना चाहिए, इसकी भी जरूरत खत्म कर दी गई। तो ऐसे कई सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, बाहर के पूंजी लाने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं जो इस बिल के प्रावधान के तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी घोषित किया है। आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी की लिस्ट जारी की है जिसमें टाटा सन्स समेत 17 कंपनियां शामिल हैं। क्या है इसके मायने और क्या है होगा इसका असर, पूरी डिटेल बता रही है हमारी सहयोगी रितु सिंह। जी, आरबीआई ने नई रिवाइज्ड अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट फाइनली रिलीज कर दी है और सबसे पहले अगर टाटा सन्स की बात करें तो उनके लिए कोई भी बदलाव नहीं है। टाटा सन्स 2022 में, 2025 में और अब 2026 में दे कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज एन अपर लेयर एनबीएफसी। लेकिन इंपॉर्टेंटली आरबीआई ने फिर से क्लैरिफाई किया है कि ये लिस्ट में तो जरूर है लेकिन उनकी डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो दिस इंक्लूजन इन द लिस्ट इज विदाउट प्रेजुडिस टू देयर डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अगर आरबीआई डिसाइड करती है कि वो अलाउ कर देंगे उनको डी रजिस्टर करने के लिए एज एन एनबीएफसी, तो टाटा सन्स को लिस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आरबीआई ने ये फैसला लिया कि उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो टाटा सन्स को लिस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लिस्ट को देखें, 4 नए एडिशंस है, क्योंकि आपको याद होगा अपर लेयर एनबीएफसी की नई गाइडलाइंस आई थी, उसमें नए क्राइटेरिया डिफाइन किए गए थे और गवर्नमेंट एनबीएफसीज को भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए वहां पे आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी और हुडको, ये 4 नए नाम दिख रहे हैं अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट में। और इंपॉर्टेंटली 2 और नाम है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सम्मान कैपिटल। अब वो नई गाइडलाइंस के अंदर ये दोनों क्वालिफाई नहीं करते हैं टू बी इन दी अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट, लेकिन आरबीआई के रूल्स के मुताबिक उनका ये कहना है अगर एक बार आपको अपर लेयर की तरह आइडेंटिफाई कर लिया तो लिस्ट में ना होने के बाद भी कम से कम 5 साल तक आप पर सेम रेगुलेशंस चलेंगे। तो पीएनबी और सम्मान अब इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उन पे ये अपर लेयर के एनबीएफसी के रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे। 4 नए एडिशंस हो गए हैं और टाटा सन्स के लिए अभी कुछ नहीं बदला।
इधर बैंक बिल्डर के बीच अनैतिक गठजोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि इसमें शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मंजूरी दे। और क्या हुआ आज कोर्ट में, बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि वो लगातार ईएमआई दे रहे हैं लेकिन उनको उनके घर का पोजीशन नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं बैंकों और बिल्डर्स के बीच में एक गठजोड़ है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल 2025 में सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई तब से इस मामले में लगातार जांच कर रही है। अब तक सीबीआई 11 चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि 34 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है लेकिन बैंक्स अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की मंजूरी नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए बैंकों को कि आप इसमें कार्रवाई करने की मंजूरी दीजिए, सैंक्शंस आप दीजिए। तो साथ ही सीबीआई को कहा कि आप इस मामले में की जांच जो है काफी तेजी से करिए। तो सीबीआई अब तक इस मामले में 11 चार्जशीट फाइल ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस मामले में और तेजी आ सकती है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। बिजनेस और इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस और कार फैसिलिटी जैसे जरूरी खर्चों पर कंपनियों को आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला होगा। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, जीएसटी रिफंड के मुद्दे पर जल्द ही इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर्मचारियों को दिए जाने वाले इंश्योरेंस और स्टाफ को दी जाने वाली कार फैसिलिटी पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल इंडस्ट्री लंबे समय से कुछ निश्चित बिजनेस एक्सपेंसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने की मांग कर रही थी। लिहाजा इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय में जो जीएसटी पैनल्स है, खासतौर से लॉ पैनल, उस पर और फिटमेंट कमेटी दोनों में विचार विमर्श हुआ है और इन दोनों एक्सपेंसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर सहमति लगभग बन गई है। अब इन दोनों मुद्दों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद से इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा। हालांकि इंडस्ट्री ने कई सारी और भी बिजनेस एक्सपेंसेस जो कि जरूरी है बिजनेस के लिए, उस पर क्लेम मांगा, जैसे कैंटीन था उसमें। इसके अलावा क्लब एक्सपेंसेस और भी कई सारी बिजनेस एक्सपेंसेस थी जिसमें बिजनेस प्रमोशन के लिए गिफ्ट कार्ड भी शामिल है। इन तमाम चीजों के लिए जरूरी खर्चे बताकर इंडस्ट्री इस पर आईटीसी क्लेम मांग रही थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, सिर्फ 2, जिसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले ग्रुप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही साथ कार फैसिलिटी को लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिलती दिख सकती है। जेन ज़ी हमारी और किसी दूसरी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है, ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन करने को उन्होंने सही बताया और जो गड़बड़ियां हुई उसे ठीक हो जाने का भरोसा भी दिया। पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि इसके बारे में जांच पड़ताल के बाद ही ठीक से कुछ कहा जा सकता है। लेकिन भागवत का कहना है कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और सुविधा मिले, इसके लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी को आदेश न दें, बातचीत करें। भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन ज़ी से बात कर ली होती, तो दिन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पे आपका क्या राय है, एक? और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये 2 प्रश्न है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. कि ये जो नई पीढ़ी है, जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है,
उन पे कई बार जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। जेनजी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर देश में उभरा है और आरएसएस भी जेनजी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मुहिम में लग गया है। तो आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। जेनजी कनेक्शन सियासी एक्शन, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था। शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 374 पॉइंट, निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। कैसा रहा बाजार का बाकी हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। कैश का जो सेशन है आज वहां से ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं देखने को मिली। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, जबकि निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने आज मार्केट को काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी बैंक करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहां पर डिफेंस पैक ने काफी अच्छा कारोबार किया। आज के सत्र में HAL पर काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, जहां से पूरा ही पैक बस करता हुआ नजर आया। इसके अलावा PSU बैंक ने भी अच्छा खासा कारोबार किया। इंडेक्स देखिए 2% से ज्यादा के मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, इसके अलावा डिफेंस, पूरा ही जो काउंटर्स हैं वो काफी अच्छे कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन आज गिरावट नजर आई रियलिटी और मेटल पैक से, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा IT ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया। FMCG की जो क्लोजिंग है वो फ्लैट हुई है और फार्मा में भी एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। लेकिन निफ्टी ऑटो यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। इंडेक्स 1% डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें, तो रिलायंस, आज बाजार को दिग्गजों ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया। रिलायंस निफ्टी का टॉप गेनर बना, 3.5% के गेन्स यहां पर दिखाई दिए। इसके अलावा SBI, ध्यान रहे कि कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले यहां पर स्टॉक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके अलावा BEL की बात करें तो पूरा ही डिफेंस पैक बस कर रहा था, जहां से BEL निफ्टी के गेनर्स में शामिल हुआ। इटर्नल फूड डिलीवरी काउंटर्स काफी अच्छे आज नजर आए। स्विगी और इटर्नल दोनों में तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा जो इटर्नल है वो निफ्टी 50 जो है गेनर्स में शामिल रहा। लेकिन निफ्टी 50 के आज लूजर्स की बात करें, यानी ड्रैगर्स कौन रहे? पावर ग्रिड, यहां पर 4% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील और TCS, यानी पूरा ही मेटल और IT पैक जो था आज बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन डिफेंस पैक आज काफी अच्छा कारोबार किया और पूरा फोकस में रहा ये पैक। HAL पे काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की, और वहां से पूरा ही काउंटर जो है वो बस करते हुए नजर आए। मजगांव डॉक यहां पर 6% से ज्यादा के गेंस। इसके अलावा HAL देखिए 6% के गेंस इस शेयर में भी देखने को मिले। आइडिया फोर्ज, एमटार टेक, सारे ही काउंटर्स जो है यहां पर निफ्टी डिफेंस को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो ये था आज के बाजार का हाल, जहां पर कैश सेशन की जो क्लोजिंग है उसने मार्केट लेवल्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया। दवा मंजूरी के लिए फर्जी या भ्रामक डेटा देने वाली कंपनियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब सिर्फ उनका लाइसेंस ही रद्द नहीं होगा, बल्कि भविष्य में नई दवा मंजूरी के आवेदन पर भी रोक लग जाएगी। पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में अमेंडमेंट किया गया है ताकि कोई भी दवा कंपनी किसी दवा की मैन्युफैक्चरिंग, उसके इंपोर्ट या फिर नई दवाओं की मंजूरी के लिए जब आवेदन करती है तो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर डेटा जमा ना करा सके। समस्या क्या थी तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दवा की मंजूरी लेनी होती है उससे पहले कंपनियों की तरफ से उस दवा को लेकर सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी का पूरा डेटा जमा कराया जाता है। और CDSCO और स्वास्थ्य मंत्रालय के संज्ञान में कुछ इस तरह के मामले सामने आए जिसमें कंपनियों की तरफ से जो डेटा सबमिट कराया गया
उसमें बड़ी छेड़छाड़ साबित हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सख्त कार्रवाई को इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई भी कंपनी दवा मंजूरी के लिए सरकार के सामने गलत जानकारी देती है तो उसका लाइसेंस उसी वक्त कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कानूनी तौर पर हालांकि कंपनी को ये अधिकार मिलेगा कि वो अपील कर सकती है, वो अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं या फिर जो मरीज हैं, उनकी सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी वजह से जो दवा मंजूरी की प्रक्रिया है वो पहले से ज़्यादा सख्त और सुरक्षित होगी। और आवाज समाचार में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। E20 पेट्रोल को लेकर बहस के बीच पेट्रोल एडिटिव्स और इंजन क्लीनर की बिक्री कई गुना बढ़ गई है, लेकिन क्या वाकई ये एडिटिव्स आपकी गाड़ी के इंजन को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। हमने अलग अलग पेट्रोल पंप्स का जो है मुआयना किया तो पाया कि अलग अलग कंपनियां, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, HPCL हो, सब में जो है जो पेट्रोल एडिटिव्स हैं उनकी जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ गई है। अलग अलग ब्रांड से ये आ रहे हैं। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये एड-ऑन है। इसका जो दावा है यहाँ पर किया गया है कि ये फ्यूल बचाता है, पॉल्यूशन कम करता है, माइलेज बढ़ाता है, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है और 1 लीटर के लिए 1 ml काफ़ी है। जैसे ये जो बोतल है ये 210 रुपए की है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ी हुई लग रही है। जब से E20 को लेकर विवाद बढ़ा है, इन एडिटिव्स की बिक्री 3-4 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि अधिकतर लोगों को अभी ये नहीं पता है कि ये एडिटिव्स उनकी गाड़ी के इंजन में असल में कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये पेट्रोल का एडिटिव है। पेट्रोल में पर लीटर पर ml के हिसाब से डलता है ये। इससे माइलेज में सुधार आता है थोड़ा, और इसके जो नोजल प्लंजर होते हैं इसमें कार्बन नहीं जमने देता है, वो क्लीन रखता है। इससे माइलेज बढ़िया आने लगती है। तो अभी क्या लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं जब से लोगों के मन में? हाँ, जब से ये एथनॉल का चीज़ हुआ आया, जब से इसकी सेल थोड़ी ज़्यादा हो गई है। लगभग पहले कितना खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं लोग? पहले जैसे कि 10% खरीदते थे, अब सारा 50% करीब खरीदने लगे हैं। बोल रहे हैं इससे कि जो इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट है इथेनॉल का वो कम होगा। बाकी तो पता नहीं, मुझे डाल रहा हूँ क्योंकि सब डाल रहे हैं। आमतौर पर 1 लीटर पेट्रोल के लिए 1 ml एडिटिव काफ़ी होता है। ये इंजन को साफ रखते हैं और इंजेक्टर की सफाई करते हैं। लेकिन क्या E20 पेट्रोल के लिए ख़ास तौर पर एडिटिव्स अच्छे हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, लेकिन तभी जब आपकी गाड़ी पुरानी हो। ये जो गाड़ियाँ हैं बिलो BS3 उनके लिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बाकी जो हमारी यूरो 6 जो है BS6 जो गाड़ी हैं उनके लिए आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और BS4 भी जो हैं वो भी खूब आराम से चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी इससे एडिटिव डालने से आपकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी इन कंट्रोल रहती है। बाजार में एड-ऑन के अलावा कई एडिटिव ब्रांड्स पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे एडल्यूब, इफ्टेक्स और लिक्वी मॉली। इंजन पर इथेनॉल के असर को ये कितना कम करते हैं, इस पर अभी रिसर्च बाकी है, लेकिन चिंताओं की वजह से इनकी बिक्री बढ़ गई है। तो बढ़ ही गई है। रोहन सिंह, दिल्ली। सरकार ने अब विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुछ इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिना वैध इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं, जो कॉस्मेटिक्स रूल 2020 के तहत नियमों का उल्लंघन है। ऐसे प्रोडक्ट्स की वैधता और निगरानी को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, भारतीय बाज़ार की बात करें तो इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्रेज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, चाहे वो कोरियन स्किन केयर हो या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हो, काफ़ी तेज़ी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन इस सबके बीच में CDSCO ने एक संज्ञान लेते हुए चिंता जाहिर की है। और चिंता ये जाहिर की गई है कि रेगुलेटर का ये मानना है कि इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिना इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बिक
रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट सुरक्षित है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी चिंता को देखते हुए CDSCO की तरफ से स्टेट्स और जो पोर्ट ऑफिशियल्स हैं उनको खास निर्देश दिए गए हैं कि कॉस्मेटिक रूल्स 2020 के तहत क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, ऐसे में कोई भी इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि उनके कंसाइनमेंट बिना रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन से लैंड हो रहे हैं तो उनको अंडर स्कैनर रखा जाए, उनकी स्क्रूटनी की जाए, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लैंड हो रहा है तो इंपोर्टर की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर ट्रैकिंग या फिर रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट ही भारतीय बाजार में मौजूद रहें। इस लिहाज से ये कदम उठाया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर आप भी इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद हैं तो इंपोर्टर बैच नंबर या फिर एक्सपायरी जरूर देख लें और साथ ही साथ ऑथराइज्ड स्टोर्स या फिर भरोसेमंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही इनकी खरीदारी करें। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में चुनौती दी थी। कोर्ट ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी माना है और 10 साल की सजा सुनाई है। आदेश के वक्त तेजपाल कोर्ट में मौजूद थे। तरुण तेजपाल ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या हो रहा है। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।